Hi guys, good morning. And let us today finally complete the topic of haloalkanes and haloarenes. So what are we going to study today? We are going to study the word electrophilic substitution reactions, in which of course one of the side which is carrying a positive charge is going to get replaced. So let us see now how it works. Please understand first of all why this electrophilic actually substitution reactions technically happen. दे हैपन बिकॉज जब भी कभी आप एल्काइल हैलाइड की या एराइल हैलाइड की बात करते हो, सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एल्काइल हैलाइड बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, वहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है. यहां पर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की क्यों बात कर रहे हो? इसलिए बिकॉज यहां पर जो कार्बन है वो क्लोरीन के साथ में या ब्रोमीन के साथ में या आयोडीन के साथ में अटैच्ड है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई द इलेक्ट्रोफाइल गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस साइड, एंड वो या तो क्या करेगा, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे आकर के अपने आप को सब्स्टिट्यूट कर देगा. किससे सब्स्टिट्यूट करेगा? कॉमन सेंस से H पॉजिटिव से सब्स्टिट्यूट कर देगा. सो वो बेंजीन के एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा और उसके जगह पर खुद अटैच हो जाएगा. सो लेट्स ट्राई एंड सी दिस. ऑल्सो अंडरस्टैंड गाइज दैट जितने भी आपके पास में एराइल हैलाइड्स हैं, ओके, सो ऑल दोज पर्टिकुलर एराइल हैलाइड्स विल बी अंडरगोइंग this kind of electrophilic substitution reaction. Okay, so please do remember that if somebody asks you that why do these electrophilic substitution reaction happens, then of course your answer should be because of presence of what? Delocalized pi electrons, and unki electron density hoti hai, and it becomes much more easier for electrophile to attack that electron density of that delocalized pi electrons. Now, so electrophilic substitution reaction, यदि मैंने वर्ड लिखा है हेलोजनेशन, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड हेलोजनेशन? हेलोजनेशन मींस एडिशन ऑफ हेलोजन. कौन कौन से हेलोजन? इट कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो राइट नाउ देयर इज दिस बेंजीन. मैंने ये सर्कल बहुत छोटा बना दिया है, सो लेट्स मेक अ बिगर सर्कल. सो दिस इज अ क्लोरोबेंजीन प्लस डाइक्लोरीन in the presence of Fe or FeCl3 will give you what? That is 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन. आप इसी को चाहो तो इसी को आप ऑर्थोक्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हो. ओके, नाउ 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ये ऑर्थो पोजीशन है 1,2. इसी का ही, क्योंकि मैंने अभी आपको जस्ट बताया दैट जब भी कभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है एराइल हैलाइड्स के अंदर, तो वो कहाँ पर होगा? ऑर्थो पे एंड पैरा पे. इनफैक्ट जब हम लोगों ने एराइल हैलाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी किया था, तो आपको याद होगा मैंने आपको क्लियरली कुछ वर्ड्स बताए थे विच वाज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड विच वर व्हाट? ट्राइंग टू एक्टिवेट दिस एराइल हैलाइड की रिंग फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. बट वहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा था, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं आपके पास में. ओके, नाउ सो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, देन कम्स 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, और इसी को आप पैरा पोजीशन बोलते हो, दैट इज पैरा क्लोरोबेंजीन. ओके, सो दिस इज वन काइंड ऑफ सिंपल सब्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट पर आते, तो जब भी कभी कोई भी रिएक्शन आएगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो इतना ध्यान रखना ऑर्थो एंड पैरा. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो भी आप जानते हो कि वो ऑर्थो एंड पैरा पे ही लगेगा. क्यों? बिकॉज मेटा पे क्या होगा, आपका जो कार्बेनाइन वाला पार्ट है वो स्टेबलाइज हो ही नहीं पाता चार्ज की वजह से, क्योंकि मेटा पोजीशन पे चार्जेस नीचे ही नहीं आ पाते. राइट नाउ नाइट्रेशन, नाइट्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ द नाइट्रो ग्रुप. व्हाट इज नाइट्रो? इट इज NO2 ग्रुप. सो क्लोरोबेंजीन in the presence of nitric acid, which is HNO3, and H2SO4, which is sulfuric acid, on heating it will give me what? That is nitrochlorobenzene, okay, or chloronitrobenzene, and this is also going to be what? Chloronitrobenzene. So remember that इसका नाम क्या हो जाएगा? 1-chloronitrobenzene, and then इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,4 chloronitrobenzene, or you can say this as orthochloronitrobenzene, and you can also say it as parachloronitrobenzene. This is known as nitration. Next reaction पे आते हैं, which is known as sulfonation. Very important reaction. Sulfonation का मतलब क्या होगा? H2SO4 के साथ में रिएक्ट करवाना है, और हमेशा एक ही चीज अपने पास में कनेक्ट होती है,
SO3H, SO3H. So chlorobenzene plus sulfuric acid will give you what? That is 1. I mean, ये कौन सी वाली पोजीशन है? ऑर्थो. So you are going to write that is chloro, और यहाँ पर आप सफिक्स किसको दोगे? Of course SO3H को. प्रेफरेंस किसको मिलेगी? SO3H को. So it will be what? Sulfonic acid. So the name will be 1-chloro-sulfonic acid or chlorosulfonic acid, right? इसका वाला नाम क्या दोगे? पैराक्लोरोसल्फोनिक एसिड. ना जब भी कभी आपने वर्ड बोला है पैराक्लोरोसल्फोनिक एसिड तो इसका मतलब ही समझ जाओ, क्लोरो मीन्स ही प्रीफिक्स है, मतलब उसको लीस्ट प्रेफरेंस मिलेगा. ओके, सो पैराक्लोरोसल्फोनिक एसिड एंड ऑर्थोक्लोरोसल्फोनिक एसिड. नेक्स्ट पर आते हैं गाइस. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन, both for state board as well as for the CBSE. The Friedel-Crafts alkylation. What do you mean by the word Friedel-Crafts alkylation? Friedel-Crafts alkylation का मतलब होगा आपको एक alkyl ग्रुप लगेगा. So chlorobenzene plus methyl chloride. Why it is known as methyl chloride? Because there is one carbon and chlorine. So methyl chloride will attach over where? Ortho and para as usual. तो यहाँ पर CH3 because that is a electrophile, right? So CH3 because Cl निकालोगे so it is going to be a positive charge, right? So CH3 जाकर के connect हो जाएगा, so it is going to be what? That is, ये क्या बन चुका है आपके पास में? That is toluene, right? So that is chlorotoluene or chlorotoluene or 1-chlorotoluene you can say. Technically it's not 1-chlorotoluene, it will be chlorotoluene. And this will be what? तो इसको आप बोल सकते हो orthochlorotoluene and the other one will be known as parachlorotoluene, right? Why? As usual the same part, because आप केवल ortho and para position पे ही लगा सकते हो. Guys, but एक problem है सर, जब आप ये compounds बनाते हो which is a major product and which is minor, always remember para will be a major product and ortho will be a minor because they are exactly two opposite groups. Now so this is known as Friedel-Crafts alkylation. This happens in the presence of aluminium chloride, AlCl3. Now, next word is known as Friedel-Crafts acylation. But what do you mean by the word acylation? Acylation के अंदर आपको acetyl chloride की जरूरत पड़ती है. Now, what do you mean by acetyl chloride? It is known as CH3, then comes C, then comes double bond O, and then comes Cl. And this is known as acetyl chloride. Correct. So Friedel-Crafts acylation में क्या होगा? Chlorine, that is chlorobenzene plus CH3COCl will give you, that is ये वाला part. अब ये इस कंपाउंड का नाम क्या बना है? इसको तो मैंने अभी आपको बताया, this is known as acetyl chloride, ACETYL chloride. But what is this compound? This is known as acetophenone. Acetophenone, तो आप नाम क्या दोगे? Orthochloroacetophenone, while this will be known as parachloroacetophenone, ACETOPHENONE, acetophenone. Okay, so this is known as acylation and this is known as alkylation. Alkylation में आप alkyl ग्रुप को ऐड करा रहे थे, while acylation में आप acyl ग्रुप को या acetyl ग्रुप को ऐड कराते हो. So this is known as acetyl chloride, while this is known as what? Acetophenone. Since chlorine भी है तो orthochloroacetophenone. यहाँ पर भी है parachloroacetophenone. Correct. अब आ जाते हैं the word पर which is known as reaction with metals. Now what happened in the word reaction with metals? आपको मालूम होगा जब भी कभी एल्काइल हैलाइड्स अपन लोगों ने रिएक्ट करवाए थे तो एल्काइल हैलाइड्स के साथ में यदि मैंने ब्रोमीन को ऐड करवाया था या मैंने मैग्नीशियम को ऐड करवाया था या मैंने एल्काइल आयोडाइड को मैग्नीशियम से रिएक्ट करवाया था तो क्या बना था? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. यहाँ पर क्या बनेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. कॉमन सेंस. नाउ सी दिस एक्शन विथ मैग्नीशियम. व्हाट इज दिस? ब्रोमोबेंजीन. ब्रोमोबेंजीन प्लस मैग्नीशियम. सर लेकिन ये ग्रिग्नार्ड रीजन कैसे है? कॉमन सेंस है. ये वाला पार्ट क्या हो गया? आर. व्हाट इज दिस पार्ट? Mg.
और ये क्या हो गया X, RMgX. RMgX is the general formula of what? Grignard reagent. So bromobenzene plus magnesium metal in the presence of dry ether. And guys, always remember, why do you need a dry ether? Because liquid के साथ में वो क्या करेगा, बड़ी volatile ढंग से react कर जाता है. That's the reason why you want a dehydrating agent, and that's the reason why you would require a ether. Now, so magnesium, I'm so sorry, benzene, that is bromobenzene plus magnesium in the presence of ether will be giving you what? That is phenyl magnesium bromide. So simple. Phenyl magnesium bromide. Okay. Now on the other hand guys, ये वाला जो रिएक्शन है ये केवल ब्रोमीन एंड आयोडीन के लिए लगेगा, क्लोरीन के लिए नहीं काम करता. सर तो क्लोरीन के साथ में नहीं बनेगा, बट क्लोरीन में आपको ईथर के प्रेजेंस में नहीं रिएक्ट करेगा. सो ईथर के जगह पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, विच इज नोन एज THF. इसका नाम लिख लेना, दैट इज नोन एज टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान. टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान. टेट्रा यू नो, हाइड्रो यू नो, फ्यूरान इज FURAN. FURAN. So same is the reaction with iodide, but chlorine के साथ में in the presence of ether it does not react. So you require THF, which is known as tetrahydrofuran. As I told you, it does not form Grignard reagent with chloride, that is in the presence of ether. Next word पर आते हैं. ये तो magnesium के साथ में react करवाया. What if I react aryl halides with the sodium? So if I react aryl halides with sodium, then this is known as Fittig reaction. FITTIG, Fittig reaction. So सोडियम के साथ में जब भी रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा, Fittig reaction. तो नाउ गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. जब भी कभी आप, ये तो बाद में बैलेंस किया है मैंने, अदरवाइज क्लोरोबेंजीन प्लस 2 moles ऑफ सोडियम विल गिव यू डाइफेनाइल. 2 रिंग बन जाती हैं फिनाइल की, and this is known as diphenyl. Diphenyl, PHENYL, because एक hydrogen short है. Okay, so it is diphenyl. Diphenyl plus 2 moles of NaCl. What is this reaction known as? Fittig reaction. So Grignard reagent कब बनेगा? Grignard reagent बनेगा मैग्नीशियम के प्रेजेंस में, while सोडियम के प्रेजेंस में क्या बनेगा, डाइफेनाइल. अब बात करते हैं Woods-Fittig reaction. Now, what is this Woods-Fittig reaction? अभी Woods-Fittig reaction क्या होता है? Woods-Fittig reaction थोड़ा सा यूनिक होता है, so I would require some space to rub it off. So that's the reason why मैंने just केवल नाम लिख के छोड़ दिया था. So let's. So Woods-Fittig reaction भी kind of same ही होती है, but the difference is क्या हो जाएगा यहाँ पर? That is क्लोरोबेंजीन प्लस साथ में क्या आएगा आपके पास में, 2 moles ऑफ Na प्लस आप मिथाइल क्लोराइड ले लेते हो, CH3Cl. अब कॉमन सेंस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सबसे पहला वाला काम एक ही चीज, सबसे पहले बाहर निकाल दो 2NaCl को, जो बचेगा वो कंपाउंड बना दो. तो क्या कंपाउंड बनाओगे, 2 moles of Na and Cl gone outside. So CH3, which is the electrophile, is common sense going to attack where? Right at the part of ortho position. So यदि ये ortho position पे अटैक करेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या बच जाएगा आपके पास में, that will be toluene, right? So यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3. Got it? So this will be what? Toluene. Okay. So toluene would be made in the presence of what? The Woods-Fittig reaction. Got it? Okay. Now, what exactly is Ullmann's reaction? Very simple, guys. Nothing happens. That is iodobenzene लेते हो. So ये हो गया iodobenzene. Iodobenzene plus आपने ले लिया क्या? That is Cu. यहाँ पर डाल देना 2 moles. Right? As usual, guys, क्या बन जाएगा इधर पे वापस से, क्योंकि 2 moles लिया है तो ये 2 फिनाइल की रिंग्स बन जाएंगी, which will be known as what? Diphenyl. Diphenyl plus CuI2.
ओके, सो दिस वुड बी नोन एज उल्मान्स रिएक्शन. सो ध्यान रखना गाइस, फिटिक रिएक्शन, alkylation reaction, Wurtz-Fittig reaction, Ullmann's reaction, this is nothing else. Now if somebody says, यदि आपके पास में कोई भी alkyl halide है और यदि आपने alkyl halide को simple reduction कर दिया तो क्या बनेगा? Parent hydrocarbon. Parent hydrocarbon कौन है? Benzene. तो very simple, whenever any aryl halide is directly reduced, then वो क्या बन जाएगा? Benzene ring. नाउ गाइस, दो रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. फर्स्ट, जब भी कभी रिएक्शन करोगे, प्रोड्यूस करोगे, तो ध्यान रखना कि वहां पर बन जाएगा बेंजीन. सेकेंड रिएक्शन, Wurtz-Fittig. क्या होगा इसके अंदर? जब भी कभी आप क्लोरोबेंजीन लोगे प्लस 2 मोल्स ऑफ सोडियम प्लस मिथाइल क्लोराइड, और क्या बन जाएगा आपके पास में? टॉलुइन. नाउ दिस टॉलुइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट फॉर ऑल द अदर रिएक्शंस. Now let me rub the board for you, and then we are going to do what? We are going to do some important compounds, and then we are going to end the chapter, guys. Okay guys, so let us continue with some of the important compounds, which is the only topic left, and then we are done. Okay, now so the first word is dichloromethane. Dichloromethane. मीथेन का मतलब एक ही कार्बन होगा. डाइक्लोरो, दो क्लोरीन दो जगह पर कनेक्टेड होंगे, मीन समथिंग लाइक दिस. सो इट इज क्लोरीन, क्लोरीन, H and H. ओके, सो दिस इज नोन एज डाइक्लोरोमीथेन. बनता कैसे है गाइस? एज यूजुअल, यदि आपने मेथेन लिया और मेथेन का यदि आपने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म किया, Cl2 डाल दिया, तो क्या होगा? एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता रहेगा और उसकी जगह पर ये लगता रहेगा. सेकेंड स्टेप में मिथाइल क्लोराइड के बाद में फिर से Cl2 डालोगे तो दो जगह पर आ जाएगा, तब उसको बोलोगे आप डाइक्लोरोमीथेन. एंड दिस इज आल्सो नोन एज मिथिलीन डाइक्लोराइड. ओके, अब गाइस, हाईली पॉइजनस कंपाउंड. सो रिमेंबर दैट काफी टॉक्सिक होता है. इनफैक्ट इसके जो वेपर्स होते हैं, उसके वेपर से कॉर्निया भी डैमेज हो जाता है आपका. CNS पे डायरेक्टली काम करेगा. इनफैक्ट जितने भी हेलो एल्केन्स होंगे सारे के सारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे डायरेक्टली काम करते हैं. सो अपफ्रंट कांटेक्ट कभी नहीं करना चाहिए. व्हेनेवर यू आर गोइंग इन लैब, ऑलवेज wear the safety aprons and the hand gloves and each and everything, and then you should be dealing with these. They are highly reactive. So this is dichloromethane. use कहाँ पर आता है? Of course guys, as an industrial solvent. Also guys, ये metal polishing या metal refining के भी काम में आता है. So that is dichloromethane. नेक्स्ट वाले वर्ड पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड विच इज नोन एज, वापस से सेम इसी के बाद में यदि आपने CH2Cl2 को ही आपने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से और Cl2 दिया तो फिर से एक और हाइड्रोजन हट जाएगा और एक और क्लोरीन उसके जगह पर रिप्लेस करेगा. एंड सच काइंड ऑफ कंपाउंड विल बी नोन एज ट्राइक्लोरोमीथेन. ट्राइक्लोरोमीथेन. एंड ट्राइक्लोरोमीथेन इज नोन एज क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म गाइस, पुराने टाइम के ऊपर में या पुराने ज़माने में या नो, मुझे आवाज़ आ रही है कहीं ना कहीं मन से सर आपके ज़माने में? हाँ, मेरे ज़माने में क्लोरोफॉर्म वॉज बीइंग यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक. एनेस्थेटिक मतलब सर्जरी के टाइम पे जब लोगों को बेहोश करते हैं. आपको सब हर एक बंदा या बंदी आपकी तरह बैटमैन एंड बैट गर्ल तो हो नहीं सकता, उसकी डायरेक्टली बिना उसकी कट करके रख दिया. सो ऑफकोर्स एनेस्थेटिक वाले पर्पजेस के लिए लोगों को बेहोश करना पड़ता था. एंड फॉर दैट दे यूज्ड टू एडमिनिस्टर व्हाट, दैट इज क्लोरोफॉर्म. सो क्लोरोफॉर्म सुंघा देते हैं. इट इज काइंड ऑफ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड. So immediately it again works on CNS, and that's the reason why patient gets unconscious. Okay, but chloroform was later being banned and now not being used thoroughly. Anyway, chloroform को यदि आपने ऑक्सीडाइज किया, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन गाइस, यदि मैंने क्लोरोफॉर्म को सनलाइट के अंदर रख दिया, क्या ऑक्सीडाइज हो गया? देन अ वेरी 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 टू द इंफिनिटी इंपॉर्टेंट गाइस, एक पॉइजनस कंपाउंड बनता है विच इज नोन एज कार्बोनाइल क्लोराइड. एंड दिस कार्बोनाइल क्लोराइड इज ऑल्सो नोन एज फॉस्जीन. Okay, so remember carbonyl chloride COCl2 is known as phosgene. It is highly toxic guys. So this can be used as a nerve attacking reagent
बायो वॉरफेयर के लिए इसको यूज कर सकते हैं. सो ऑल ऑफ दिस. ओके, नाउ नेक्स्ट वाले वर्ड पे आता हूं. द वर्ड इज आइडोफॉर्म. आइडोफॉर्म इज CHI3. आइडो मतलब 3 आइडो होंगे. सो आइडोफॉर्म विल बी ट्राईआइडोमीथेन. Why is this used? This is used as, by the way guys, wounds के लिए. जब भी कभी कहीं पे कट एंड ब्रूजेस लग जाते हैं तो उसके लिए आप आइडोफॉर्म को यूज करते हो एंड उससे नॉर्मली ये हील हो जाते हैं जल्दी. Then comes a word guys, carbon tetrachloride, one of the most important reagent which can actually dissolve जितने भी non polar compounds होते हैं उन सबको dissolve करने के लिए जो compound लगता है that is CCl4. CCl4 is known as carbon tetrachloride. Of course free radical mechanism में पहले यदि आपने बनाया CH3Cl उसके बाद में बनेगा डाइक्लोरोमीथेन, फिर बनेगा ट्राइक्लोरोमीथेन, फिर बनेगा टेट्राक्लोरोमीथेन. This is known as carbon tetrachloride. So uses guys immense, of course is an industrial solvent. उसके बाद में guys as a fire extinguisher के अंदर भी आप इसको यूज करते हो एंड इसी का कमर्शियल नेम है स्पाइरीन. PYRENE. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट guys. ऑल्सो ध्यान रखना guys, CHCl3 या क्लोरोफॉर्म आजकल कफ सिरप्स के अंदर भी डालते हैं टू मेक यू स्लीप. ओके, अलॉन्ग विद एथेनॉल भी डालते हैं नॉर्मली तो, बट क्लोरोफॉर्म भी डालते हैं. खैर, व्हाट आर फ्रीऑन्स? आपने वर्ड सुना होगा गाइस, CFC, chlorofluorocarbons. So by the way, the chlorofluoro compounds of carbon will be known as freons, and these freons have got a very bad image that they are going to deplete the ozone layer. Ozone को furthermore oxidize कर देंगे and compound बना देते हैं. So freons are chlorofluoro compounds of methane and ethane. So please understand that they are known as freons. Now it's not being used because global warming की वजह से इन सारी चीजों पे बैन लग गए, तो ध्यान रखना. Next word guys, very very important. Insecticide cum pesticide, DDT. It is known as dichloro. इसका स्ट्रक्चर पहले बता देता हूँ आपको, समझ में आ जाएगा. It is known as dichloro-diphenyl. Dichloro, दो क्लोरीन है, यहाँ है, यहाँ है. डाइफेनाइल, एक फिनाइल, डाइफेनाइल. ट्राइक्लोरो, 1 2 3 ट्राइक्लोरो. इथेन, 1 2 कार्बन इथेन. सो DDT का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन. बनेगा कैसे? वेरी सिंपल गाइस, क्लोरोबेंजीन लो और क्लोरोबेंजीन के अंदर क्लोरल को ऐड कर दो. व्हाट इज क्लोरल? नथिंग एल्स गाइड बाय CCl3. यही जो आपका ट्राइक्लोरो वाला कंपाउंड था, H और हटा दो, उसकी जगह पर CHO लगा दो. व्हाट इज CHO? एल्डिहाइड ग्रुप. सो इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म की जगह पर क्लोरल. सो हाउ इज DDT फॉर्म? Chlorobenzene when reacting with chloral will give you dichloro diphenyl trichloroethane. Farmers के लिए बोन था पहले, huge amount of used as insecticide and pesticides, but guys highly non biodegradable रहता है and that's the reason why ये human chain में add up हो जाएगा. and यदि human chain में add up हो गया तो guys समझ जाओ problem. That's the reason why. You're right. आगे बढ़ते हैं. Let's move on to the last topic, and from tomorrow we are going to start with the part of aldehydes, ketones and carboxylic acid. और कल ही हमारा aldehydes खत्म भी हो जाएगा. It's very simple guys, बहुत simple है. Because I promised one of my students that I am going to complete the entire organic chemistry that includes all the 3 chapters furthermore by this around 10th or 9th, which I am sure I am able to do. इस मंथ के पहले of course guys मेरा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, aldehydes, ketones and carboxylic acids. So no worries. Okay. Now move करते हैं नेक्स्ट वाले वर्ड पे. How can you differentiate between alkyl halides and aryl halides? Alkyl halides guys aliphatic carbons होते हैं, I mean open chain compounds, while aryl halides are closed chain. Okay. गाइज रिमेंबर प्लीज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स को बहुत इंपॉर्टेंट ढंग से प्लीज सेव कर लेना, डाउनलोड कर लेना, देख लेना. जो मर्जी आए करना है करना, मैं मत देखना, चॉइस योर्स. व्हाई आई एम सेइंग यू द फर्स्ट लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वहां पर आपको एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक समझ जाओ. ओके, सो द वर्ड इज हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एल्काइल हैलाइड एंड द एराइल हैलाइड. द टेस्ट इज सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट. What is silver nitrate? Silver nitrate is nothing else but is known as AgNO3. Okay.
ना होता कुछ नहीं गाइस, जो भी आपको कंपाउंड चेक करना होता है, आप उसको हीट करते हो विद द पार्ट ऑफ अल्कोहलिक KOH के साथ में। याद है अल्कोहलिक KOH, या अल्कोहलिक KOH, यस यस द सेम रिएक्शन। So it is heated with either the aqueous or the alcoholic KOH। उसके बाद में आप उसको एसिडिफाई करते हो। एसिडिफाई कैसे करोगे? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाल दोगे विच इज नोन एज HNO3। उसके बाद में थर्ड स्टेप में आप AgNO3 डाल दोगे। तो पहले आपने उसको हीट किया विद द पार्ट ऑफ पोटाश के साथ में, पोटाश मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देन उसके बाद में आपने उसको नाइट्रिक एसिड के साथ में डाइल्यूट किया, फिर AgNO3 डाला। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस, ये कंफर्म क्वेश्चन है, आता ही आता है। इफ एल्काइल, बेंजाइल या एलाइल हैलाइड्स होंगे। व्हाट इज एल्काइल हैलाइड्स? यू ऑलरेडी नो गाइस, RX, दे आर नोन एज एल्काइल हैलाइड्स। बेंजाइल हैलाइड्स मतलब बेंजीन रिंग ऊपर कार्बन एंड देन उसके साथ में कुछ कनेक्टेड होगा। देन कम्स एलाइल हैलाइड्स। एलाइल हैलाइड्स क्या होंगे? जिस भी जगह पर आपका X हैलोजन कनेक्टेड होगा, जो डबल बॉन्ड होगा वो उस कार्बन के बगल वाले कार्बन पे होगा। तो उसे सपोज कर लो यदि मेरे पास में X है, तो X के बगल में जो C है, ये C डायरेक्टली डबल बॉन्ड से नहीं कनेक्टेड होगा, उसके आगे वाला डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा। सो दैट इज नोन एज एलाइलिक। यदि वो एलाइलिक होगा या बेंजाइलिक होगा या एल्काइल हैलाइड होगा, तो ऑफ कोर्स गाइस इट इज गोइंग टू गिव यू अ व्हाइट PPT। एक्चुअली में कोई भी कलर का PPT दे सकता है, बट नॉर्मली प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा। PPT का मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मत मार लेना, ओके। सो इट इज a precipitate will be be over there, and of course remember ये precipitate dissolve नहीं होना चाहिए नाइट्रिक एसिड के अंदर, very important। on the other hand यदि एराइल हैलाइड होगा, बेंजीन के ऊपर में डायरेक्टली आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन होगा, या विनाइल होगा। विनाइल का मतलब जिस जगह पर आपका X कनेक्टेड है, वो जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसके बगल वाले कार्बन पे ही डबल बॉन्ड है। मतलब यदि मान लो ये X है, यहाँ पर ये कार्बन है और यही डबल बॉन्ड के साथ में कनेक्टेड है, देन इट इज नोन एज विनाइलिक। विनाइलिक हैलाइड होगा तो ऑफ कोर्स गाइस इट विल नॉट गिव यू एनी प्रेसिपिटेट। सो दिस वुड बी एन आइडियल वे टू चेक बिटवीन एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स, ओके। ऊपर वाला होगा तो एल्काइल हैलाइड होगा, नीचे वाला होगा तो एराइल हैलाइड्स होगा। सो सिंपल। नेक्स्ट मूव ऑन टू द वर्ड लसाइनस टेस्ट। लसाइनस टेस्ट गाइस मालूम होगा, सोडियम एमालगम क्लास 11 के अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर फ्यूज वाला पार्ट करते हो एंड देन लसाइनस एक्सट्रैक्ट बनता है। एनीवे, नहीं हो तो 11 के वीडियो चेक कर लेना। लसाइनस एक्सट्रैक्ट को बॉयल करोगे विथ नाइट्रिक एसिड के साथ में। उसके बाद में फिर से आप AgNO3 डालोगे। AgNO3 को सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट टेस्टी है। वेरी इंपॉर्टेंट चेक, यदि वो क्लोराइड होगा, यदि उसमें हेलोजन में क्लोरीन प्रेजेंट होगा, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट में डिसॉल्व होने वाला होगा, वो आ जाएगा कलर, ओके। यदि डल येलो कलर आएगा मतलब ब्रोमीन प्रेजेंट है और वो पार्शली सॉल्युबल होता है। यदि ब्राइट येलो आएगा तो आयोडीन होगा और वो हाईली इनसॉल्युबल होता है, बट लसाइनस टेस्ट बोलते हैं इसको, ओके। सो these are two kind of tests, one is known as silver nitrate test, AgNO3। क्या किया था? जो भी कंपाउंड होगा उसको आप एक्वस KOH या अल्कोहलिक KOH के साथ में हीट करोगे, फिर आप उसमें डाइल्यूट HNO3 डालोगे, एसिडिफाई करोगे, फिर उसके बाद में आप सिल्वर नाइट्रेट डालोगे। अब यदि वो एल्काइल हैलाइड होगा या बेंजाइल हैलाइड होगा या फिर आपका जो भी होगा, ओके, या आई फॉरगॉट। सो यदि आप उनके साथ में रिएक्ट करोगे तो ऑफ कोर्स गाइस देयर इज गोइंग टू बी अ PPT एंड दिस पर्टिकुलर PPT इज गोइंग टू बी डिसॉल्व्ड इन, मतलब इट शुड नॉट गेट डिसॉल्व्ड इन द आपका KOH वाले सॉल्यूशन के अंदर, ऑन द HNO3 वाले सॉल्यूशन के अंदर। ऑन द अदर हैंड इफ यू आर गोइंग टू पुट एराइल और विनाइल हैलाइड्स, देन ऑफ कोर्स उसके अंदर कोई PPT बनेगा ही। सो सिंपल। So guys, this would be the end for this chapter. I hope that I must have cleared each and every reaction with the reaction mechanism, each and everything. So guys, do see the video. If you guys get stuck, please move ahead. So guys, what are we going to do tomorrow? Tomorrow we are going to move forward with the part of aldehydes and ketones, and then we are going to deal with the questions of this chapter separately. Today we are going to complete also one more chapter in mathematics, that is maxima and minima, and tomorrow we are going to take the state boards maths, and tomorrow we are going to complete around 3 and 4 exercises of vectors.
And we are also going to complete tomorrow physics chapter number 3, that is current electricity. Okay. See ya guys. Bye bye. Enjoy. Stay out.